वॉशेबल है, वॉशेबल है, खराब हो जाए तो आप लीजिए इसे धो, और दाम बहुत कम है, रुपए केवल 300। तो रुपए केवल 300। तो बाप बोला अबे रहने दे किसे बहकाता है। तो बाप बोला अबे रहने दे किसे बहकाता है, 50 रुपए में तो असली पुलिस वाला मिल जाता है। और फिर जी को ये, क्योंकि मैं तो घबरा गया था, मैंने कहा भाई साहब, ये बोले वो हिंदी वाली, शुद्ध हिंदी वाली रचना भेज दो। मैंने कहा साहब लंबी रचना है, काट देंगे वो। तो बोले ऐसी कोई बात नहीं, बढ़िया रचना है, तुम भेजो। तो मैंने इन्हीं के जो संबल दिया, इन्होंने जो मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया, मैंने रचना भेजी और वाकई छपी। और ईमानदारी की बात तो है कि मेरी आधी उपलब्धियां जो है वो इन्हीं के खाते में, इन्हीं की वजह से हैं। मैं इन्हीं को समर्पित करते हुए रचना पढ़ रहा हूँ। आदरणीय हमारे मुख्य सचिव गोयल साहब बैठे हैं, और कई बार मामला आता है, कई बार बात आती है भाषा की। तो मेरा मानना यह है कि जो हिंदी के कट्टर समर्थक हैं, सबसे कट्टर विरोधी है हिंदी के वो। उन्होंने हिंदी को इतनी संस्कृत निष्ठ, इतनी जटिल और इतनी दुरूह बना दिया है कि जिस भाषा में सुबह से लेकर रात तक हम बातचीत करते हैं, जब उसको पढ़ने बैठते हैं तो लगता नहीं अपनी भाषा है, लगता कुछ और पढ़ रहे हैं। तो भाषा की जो समस्या है, इसको हास्य व्यंग के मामले से और समाधान करने का प्रयास किया मैंने। आपको अच्छी लगेगी रचना, आप देखें। आखिरकार हमने हिंदी के कट्टर समर्थकों की बात मान ली। आखिरकार हमने हिंदी के कट्टर समर्थकों की बात मान ली, और अगले ही दिन से अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का हिंदी में घालमेल न करने की ठान ली। तो सुबह उठते ही हमने नेत्र स्थित, नासिका चिपटित, द्विकर्णाधारित नेत्र दोष निवारक पारदर्शक यंत्र अर्थात चश्मा अपनी आंखों पर लगाया। शुद्ध हिंदी में साहब चश्मे अभी देखिए, वो एक हमारे चश्मे पहनते हमारे मित्र दीपक गुप्ता, वो आ गए मेरे पास एक दिन। तो कहने लगे कि साहब मैं चश्मे से बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा क्या बात हो गई। बोले जब मैं चश्मा लगा लेता हूं तो लड़कियां मेरी तरफ नहीं देखती हैं। मैंने कहा चश्मे को फेंक दो। बोले जी फिर लड़कियां नहीं दिखती हैं। बड़ी विकट समस्या है चश्मे की। एक दिन मेरे घर आ गए, बोले मेरी पत्नी ने कहा भैया चाय पियोगे, दूध पियोगे। बोले नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा, मेरे को एसिडिटी, दूध पी लूंगा। तो दूध ले आई तो उन्होंने गिलास देखा, वॉश बेसिन में डाल दिया। वो दूसरा गिलास लाई, फिर देखा, फिर वॉश बेसिन में डाल दिया। तीसरा गिलास फेंकने को हुए तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। बोले दीपक भाई क्या कर रहे हो, ये गिलास फेंके जा रहे हो। बोले भाभी जी दूध के अंदर मक्खी है। बोली मक्खी दूध में नहीं है, तुम्हारे चश्मे के कांच पर लगी हुई है। तो सुबह उठते ही हमने नेत्र स्थित, नासिका चिपटित, द्विकर्णाधारित नेत्र दोष निवारक पारदर्शक यंत्र अर्थात चश्मा अपनी आंखों पर लगाया। फिर दंत स्वच्छ कारक दंडिका एवं श्वेत नील धारी धारक दंत लेप से अपनी दंतावली को स्वच्छ किया और चमकाया, और एक कप चाय मंगाने के लिए अपनी पत्नी को शयन कक्ष में आवाज देकर बुलाया। हे प्रिय, एक पकी मिट्टी के पात्र में शर्करा युक्त दुग्ध मिश्रित पर्वतीय पत्तियों का अति उष्ण पेय पदार्थ प्रेषित कर दो मेरी रानी। एक पक्कू मृत्तिका के पात्र में शर्करा युक्त दुग्ध मिश्रित पर्वतीय पत्तियों का अति उष्ण पेय पदार्थ प्रेषित कर दो मेरी रानी। तो पत्नी बोली सुबह सुबह शुरू हो गए। अच्छा ये बताओ, ये नई कविता सुना रहे हो या कहानी? शुद्ध हिंदी बोलने की सौगंध ले रखी थी, इसलिए कुछ काम ध्वनि से तो कुछ संकेतों से निपटाए, और दिल्ली जाने के लिए त्रिचक्रीय वाहन अर्थात रिक्शा में बैठकर वाहन गमनागमन स्थल तक आए। तो वहां हमारे भाई विनीत चौहान बैठे थे। बोले कैसे लेट हो गया? अब सब शुद्ध हिंदी में बताना था, तो मैंने बताया कि हमारी त्रिचक्रीय वाहिनी के अग्र चक्र में छिद्र हो जाने के परिणाम स्वरूप समूचा पवन उत्सर्जित हो गया था। समूचा पवन उत्सर्जित हो गया था। छिद्र अवरोधक से छिद्र बंद करवाने के उपरांत पवन ठूसक यंत्र से उसमें पुनः पवन प्रविष्ट करवाई, अतः विलंब हो गया मेरे भाई। तो कंडक्टर को देखते हुए हमने उससे कहा, संवाहक महोदय, इंद्रप्रस्थ नगरी प्रस्थान करने हेतु एक समुचित मूल्य का
वैधानिक यात्रा पत्र हमें तुरंत सुलभ करवाइए। तो तुरंत सुलभ करवाइए। कंडक्टर टेढ़ हरियाणवी था, सीटी बजा के ड्राइवर से बोला, दिल्ली की बस में गलत रूट की सवारी चढ़ रही है, दिल्ली की बस में गलत रूट की सवारी चढ़ रही है, जरा ब्रेक मार के इसने उतरिए। हमने कहा महोदय वाहन मत रोकिए, जहां आप कह रहे हैं हमें वहीं है जाना, जहां आप कह रहे हैं हमें वहीं है जाना। तो बोला तू आगरे क्यों नहीं चला जाता, वो बोला तू आगरे क्यों नहीं चला जाता, वही है मशहूर पागल खाना। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे पास बैठे एक यात्री ने सिगरेट सुलगाकर उसका कश लगाया, हमने शोर मचाकर तुरंत कंडक्टर को बुलाया। हमने कहा संवाहक महोदय, यह व्यक्ति श्वेत धूम्रपान दंडिका का दहन करके, श्वेत धूम्रपान दंडिका का अनाधिकृत दहन करके इसका अवांछित धूम्र हमारी नासिका पर छोड़ रहा है। ये परिवहन नियमावली के विरुद्ध है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। इस प्रकार ये व्यक्ति संविधान के मूल ढांचे को ही तोड़ रहा है। तो कंडक्टर बोला रे बैठ जा बैठ जा, कंडक्टर बोला रे बैठ जा बैठ जा, इसने कौन सा गोरी मिसाइल की पूंछ में आग लगा दी। कंडक्टर बोला रे बैठ जा, इसने कौन सा गोरी मिसाइल की पूंछ में आग लगा दी। अरे एक सिगरेट तो सुलगाई से, और इतना शोर तो अमेरिकन टावर के टूटने में भी नहीं मचा। जितनी है तो इतना शोर तो अमेरिकन टावर के टूटने पे भी नहीं मचा, जितनी है तो वह तने थोड़े से धुएं पे मचाई से। तो साहब दिल्ली पहुंचकर हमने एक रिक्शा वाले को जिलाधिकारी निवास समीप स्थित सामुदायिक केंद्र पहुंचाने के लिए बतलाया। वो 2-4 लोगों से पूछ-पाछ के हमसे सीधा आ टकराया। बोला तुम्हें कम्युनिटी सेंटर जाना है, सीधे सीधे भी तो बता सकते थे कि तुम्हें कम्युनिटी सेंटर जाना है, सीधे सीधे भी तो बता सकते थे। अंग्रेजी बोलनी जरूरी थी, हिंदी में भी तो सता सकते थे। और दोस्तों को संदेश देने के लिए मैंने रचना लिखी जो भाषा का समाधान है, देखेंगे आपको अच्छा लगेगा कि यदि आप हिंदी की भागीरथी को समुद्र नहीं बना सकते तो इसे संकुचित करके छोटा नाला मत बनाइए। यदि आप हिंदी की भागीरथी को समुद्र नहीं बना सकते तो इसे संकुचित करके छोटा नाला मत बनाइए। इसमें संस्कृत और उर्दू की अलकनंदा और यमुना को मिलने दीजिए, अंग्रेजी जैसे छोटे झरनों पर भी बांध मत बनाइए, क्योंकि सैकड़ों नदियों और नालों के मिलने के बाद ही भागीरथी पवित्र गंगा बन पाई। क्या बात है, वाह वाह। इस सैकड़ों नदियों और नालों के मिलने के बाद ही भागीरथी पवित्र गंगा बन पाई है। और हमने दूसरी भाषाओं की शब्द रूपी नदियों को हिंदी की भागीरथी में मिलने से रोका है। इसीलिए हिंदी आज तक हिंदी रही है। जन जन की पवित्र हिंदुस्तानी गंगा नहीं बन पाई है, जन जन की पवित्र। रक्ताभायुक्त लंब वस्त्रम वृत्त चक्रम पगड़े का धारक फलूदा बेचक मंजीतक। प्यारे मंजीत से आप अभी कविता सुन रहे थे। सही है कि हम हिंदी को यदि लोक भाषा बनाना चाहते हैं तो उसमें सभी दलों के संगठन की तरह, जैसे कि हमारा देश एक फ्रंट से चल रहा है जिसमें सारे नेता हर दल के शामिल हैं, ऐसे ही हर बोली भाषा मिल जाए तब हिंदी कहलाए। आज यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सभी पार्टियों के नेता यहाँ बैठे हुए हैं और सबको मिलाने की जगह अगर कोई हो सकती है तो या तो मधुशाला हो सकती है जहाँ सब इकट्ठे हों, या मूर्खशाला हो सकती है। तो आज इस मूर्खशाला में सभी एकत्व निदर्शित करते हुए उपस्थित हैं। मैं बुलाता हूं बहुत विनय भाव से, विनीत भाव से विनीत को यह सूचना समाचार देते हुए कि इस सभागार में हमारे पास 1 घंटे आए हैं और वीर रस के बहुत ही अच्छे लाडले प्राणवान कवि हैं। राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से कर्ण की कर्मस्थली करनाल को प्रणाम करता हूँ। मोची का दायित्व मुझे सौंपा गया है। मैंने आरंभ में ही कहा है कि ये वो देश है जहाँ अच्छे अच्छों को ठोका गया है, पीटा गया है। गुजरात जैसा कुछ दिखता है वहाँ इंसानियत को पीटा गया है। आदरणीय राजन जी की 2 लाइन मेरे जहन में उभरती हैं। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, कहीं भीड़ में खो गई आदमियत उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। हम उस आदमियत को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो सा माहौल गोधरा का मुझे लगा, कहीं बशीर बद्र का एक शेर जहन में उभरता है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। कहीं देश का वातावरण ऐसा होता है। और खुद कहता हूं, अशोकदा को 4 पंक्तियां नहीं कहता हूं कि गांधी की धरती हिंसा की उग्र लहर में झूल गई और अयोध्या श्री राम के आदर्शों को भूल गई। इनको ना मंदिर से मतलब, ना उनको मस्जिद से काम, ये सब इसमें खोज रहे हैं कुर्सी के ऐशो आराम। ये सब इसमें खोज रहे हैं कुर्सी के ऐशो आराम। आइए, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग हटता हूं इन सब हालातों से। देश और देश के बाहर जो कुछ देखता हूं, उसे महसूस करता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। पिछले दिनों जो कुछ संसद के गलियारों में घटित हुआ, उस पर आदरणीय पुलिस विभाग के अधिकारी महोदय मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति में उन्हें बधाई देता हूं कि उन लोगों ने एक श्रेष्ठ कार्य करके संसद की एक गरिमा को बचाया। वरना उस दिन संसद का जो कुछ हाल था, वो शायद उसकी तस्वीर कुछ और रही होती। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। उसके बावजूद भी कहते हैं कि इस देश में उग्रवाद से बड़ी शांति से बातचीत होनी चाहिए और उससे बड़ी टेबल पर बैठकर बात होनी चाहिए। पाकिस्तान पर हम वार्ताएं करके पहुंचते हैं। कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं और इस खामोश से पांडाल को तालियों की गड़गड़ाहट के बीच गूंजाता है, देखना भी चाहता हूं और कोशिश भी करता हूं सुनना। 4 पंक्तियां मैं अटल जी से निवेदन करता हूं, जो बार बार वार्ताओं के दौर लेकर पाकिस्तान के दरवाजे पर पहुंचते हैं, बावजूद इसके कि सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद होते हैं। चंद पंक्तियां सुनेगा कि बार बार वार्ता से कोई फायदा नहीं है, बात इतनी अटल जानते हैं क्यों नहीं। और अगली पंक्ति पाकिस्तान का चरित्र उजागर करती हो, पूरे पांडाल की तालियां मैं चाहता हूं, ऊपर से भी चाहता हूं कि बार बार वार्ता से कोई फायदा नहीं है, बात इतनी अटल जानते हैं क्यों नहीं। और कुत्ते वाली पूंछ है ये सीधी कभी होगी नहीं, काटनी पड़ेगी आप मानते हैं क्यों नहीं। और जो कहना चाहता हूं समझना कि कुत्ते वाली पूंछ है ये सीधी कभी होगी नहीं, काटनी पड़ेगी आप मानते हैं क्यों नहीं। तो जिन लोगों ने हजारों घर ही उजाड़ दिए, ऐसे जाहिलों पे तीर तानते हो क्यों नहीं। और पूरे पाकिस्तान पर अपना तिरंगा फहरे, एक ऐसा युद्ध आप ठानते हो क्यों नहीं। पूरे पाकिस्तान पर अपना तिरंगा फहरे, एक ऐसा युद्ध आप ठानते हो क्यों नहीं। कैसा युद्ध, कैसा, किसका युद्ध। हमारे पत्रकार मित्र बैठे हो, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। 462 आतंकवादी आज भी इस देश की जेलों में कैद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए पकड़ लिया था। दिल्ली को फुर्सत नहीं मिली हम उनके ऊपर एक मुकदमा तो दायर कर सकें। हमारे शौर्य पदक प्राप्त पुलिस विजेता सैनिक उन्हें बिरयानी और मुर्गे परोसते नजर आते हैं। क्या करें कि इस देश में आतंकवादियों का ये माहौल एक बार ठंडा हो जाए। 4 पंक्ति हल्दी घाटी का बेटा सौंपता है, इन आतंकवादियों के साथ किया क्या जाए ताकि हम इन्हें वापस कांधार के हवाई अड्डे पर नहीं छोड़ सकें, ताकि वीरप्पन को फिरौती में नहीं दे सकें। मैं कहने की हिम्मत करता हूं, आप सुनने का हौसला पैदा करना कि आग को बढ़ाओगे तो और बढ़ जाएगी, ये हो सके तो इसे तीव्र जलधार दीजिए। और क्रूरता को क्रूरता से ही मिटाना पड़ता है, प्यार मांगता हो उसे खूब प्यार दीजिए। फैसला सुनना, अच्छा लगे समर्थन भी देना। प्यार मांगता हो उसे खूब प्यार दीजिए। तो साथ के सपनों को भी घर में न पालिएगा, इनके तो हर फन पे प्रहार कीजिए। और 10-10 साल इन्हें जेलों में न बंद रखो, इन्हें मुठभेड़ में ही गोली मार दीजिए, इन्हें मुठभेड़ में ही गोली मार दीजिए। जिस दिन हम ये कर लेंगे न, उस दिन कांधार के हवाई अड्डे पर झुकती हुई सरकारें नजर आएंगी, न हम वीरप्पन के सामने गिड़गिड़ाते नजर आएंगे। एक बिल्कुल ताजा कविता, जैसा मैंने जिक्र किया है, मैं घड़ी की सुइयों को देख करके बैटिंग कर रहा हूं, मुझे बहुत सीमित ओवरों के अंदर अपने छक्के मुझे लगाने हैं। एक ताजा कविता आपके बीच कहता हूं जो कुछ संसद के गलियारे में हुआ, और हमने कहा कि साहब हम इसके बारे में बड़े ठोस कदम उठाएंगे। दुर्भाग्य यह है इस देश का कि हमारे कदम इतने ठोस होते हैं कि वो उठ नहीं पाते हैं। हम इस कायरता की, मेरा स्पष्ट मानना है, पड़ोसी कभी बहादुर नहीं होता। हम लोग कायर होते हैं तो उसकी क्रूरता ही वीरता की निशानियां दिखाई देने लगती हैं। एक बिल्कुल ताजा हालत पर कविता कहता हूं, सुनना शायद आपको अच्छे लगे कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को। हमने उसके बाद भी संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ा हमें फोटो को पास करने के लिए। 4 पंक्तियां सुनना, इस देश की कायरता कहां पहुंची है कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को, कब तक हम ढो